यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 500 मिलियन किलोमीटर चला था। यह फेल हो गया क्योंकि किसी ने गलत यूनिट्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, 11 दिसंबर 1998 को एक डेल्टा डाउआई रॉकेट फ्लोरिडा के आसमान में दहाड़ उठा। इसमें बहुत उम्मीदें और साइंटिफिक प्रॉमिस था। यह मशीन मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर थी। इसकी डेस्टिनेशन रेड प्लैनेट था, धूल और पतली हवा का एक दुनिया लाखों किलोमीटर दूर। स्पेसक्राफ्ट ने सालों का काम रिप्रेजेंट किया, पब्लिक ट्रस्ट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेस। इसका मिशन एम्बिशियस था। यह मार्स के पास्ट के सीक्रेट्स को जानना चाहता था ताकि यह समझ सके कि यह कैसे एक गर्म और गीली दुनिया से आज के ठंडे और बंजर रेगिस्तान में बदल गया। यह यात्रा ह्यूमन क्यूरियोसिटी का एक सबूत थी, दूसरी दुनिया में अपनी इंद्रियों को भेजने का एक बोल्ड कदम। इस एम्बिशियस अंडरटेकिंग की टोटल कॉस्ट 327 मिलियन थी। फिर भी यह पूरा उद्यम ह्यूमन इंजेन्यूटी और साइंटिफिक एस्पिरेशन का यह वेसल शुरू से ही बर्बाद था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर का मेन गोल मार्स के लिए एक डेडिकेटेड वेदर सैटेलाइट के फॉर्म में काम करना था। साइंटिस्ट्स लंबे टाइम से मार्स के क्लाइमेट से अट्रैक्टेड रहे हैं। एविडेंस पुरानी रिवरबेड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, लैंडस्केप में कटी हुई कोस्ट लाइन, यह सजेस्ट करते हुए कि कभी लिक्विड वाटर फ्रीली फ्लो करता था। उस पानी का क्या हुआ? उस डेंस एटमॉस्फेयर का क्या हुआ जो उसे सपोर्ट करता था? ऑर्बिटर को आंसर्स फाइंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह 2 मेन इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड था, PMIRR प्रेशर मॉड्यूलेटर इंफ्रारेड रेडियोमीटर, MARCI मार्स कलर इमेजर। साथ में वे प्लेनेट के क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का डेली ग्लोबल मैप क्रिएट करेंगे। यह मिशन नासा के 1998 मार्स सर्वेयर प्रोग्राम का पार्ट था, जिसमें मार्स पोलर लैंडर भी शामिल था। ऑर्बिटर सिर्फ एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म नहीं था, यह एक क्रिटिकल कम्युनिकेशन रिले भी था। एक बार जब यह अपनी फाइनल मैपिंग ऑन ऑर्बिट में सरफेस से लगभग 421 किलोमीटर 262 मील ऊपर होगा, तो ऑर्बिटर मार्स के एटमॉस्फेयर का एक सिस्टमैटिक सर्वे स्टार्ट करेगा, जिसमें एक पूरे मार्सियन ईयर लगभग 687 अर्थ डेज के लिए टेम्परेचर, वाटर वेपर कंटेंट और डस्ट स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व करेगा। स्पेसक्राफ्ट एक कॉम्पैक्ट बॉक्स शेप्ड क्राफ्ट था, जिसे डेनवर, कोलोराडो में लॉकहीड मार्टिन एस्ट्रोनॉटिक्स ने बनाया था। पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने मिशन को मैनेज किया, नेविगेशन और साइंटिफिक ऑपरेशंस को सुपरवाइज किया। गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच यह पार्टनरशिप स्पेस एक्सप्लोरेशन में कॉमन है। प्लान: पहले मार्स के फोरों ओर एक हाईली एलिप्टिकल ऑन ऑर्बिट में एंटर करना, फिर एक स्टेबल साइंटिफिक ऑन ऑर्बिट में एरोब्रेक करना, जो फ्यूल एफिशिएंट अप्रोच है। 11 दिसंबर 1998 को अपने सफल लॉन्च के बाद मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर ने अपनी लंबी और शांत यात्रा शुरू की। अगले 286 दिनों तक अंतरिक्ष यान ने अंतर प्लैनेटीय अंतरिक्ष के विशाल और खाली विस्तार में यात्रा की। उसका रास्ता सीधी रेखा नहीं था, बल्कि एक लंबा घुमावदार आर्क था, जिसे मंगल को सही समय और स्थान पर रोकने के लिए सावधानी से गणना की गई थी। इस क्रूज चरण के दौरान अंतरिक्ष यान ज्यादातर निष्क्रिय था। उसके सिस्टम को पृथ्वी पर उड़ान नियंत्रकों द्वारा समय समय पर चेकिड़ा जाता था। यात्रा बिना किसी घटना के संपन्न हुई, जो आधुनिक खगोलीय नेविगेशन की सटीकता का एक शांत प्रमाण था। अंतरिक्ष यान को उसके इच्छित पथ पर रखने के लिए जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मिशन नियंत्रकों को रास्ते में छोटे समायोजन करने लाई। इन समायोजनों को ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर या संक्षेप में TCM के फॉर्म में जाना जाता है। इनकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप वक्र को सूर्य, अन्य प्लैनेटों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या आइटा तक की उसके 100 पैनलों को धकेलने वाली सूर्य के प्रकाश के कोमल दबाव जैसी शक्तियों से थोड़ा बदला जा सकता है। इन युद्धाभ्यासों में अंतरिक्ष यान के छोटे थ्रस्टर्स को एक विशिष्ट समय के लिए फायर करना शामिल होता है, ताकि उसे वापस सही प्रक्षेप वक्र पर धकेला जा सके। 9 महीने की यात्रा के दौरान कई TCM की योजना बनाई गई और उन्हें अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष यान नासा के डीप स्पेस नेटवर्क, बड़े रेडियो एंटेना की एक वैश्विक प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी के साथ संचार करता था।
कमांड भेजता था और अपनी स्थिति और गति के 1 से में टेलीमेट्री प्राप्त करता था। प्रत्येक टीसीएम के बाद नेविगेटर अपेक्षित परिणामों की वास्तविकता से तुलना करते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक छिपा हुआ अंतर शुरू से ही मौजूद था। प्रत्येक थ्रस्टर फायरिंग ने उड़ान पथ में एक छोटी लगातार त्रुटि पैदा की। ऑर्बिटर धीरे धीरे अपने मार्ग से भटक रहा था और किसी को भी इसका असली कारण नहीं पता था। एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक ले जाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में नेविगेशन टीम के फॉर्म में जाने जाने वाले हाईली स्किल्ड इंजीनियरों की एक टीम की जरूरत होती है। वे ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए डेटा का उपयोग करते हैं, जिसे हंड्रेडर मंडल के शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडल के साथ मिलाकर उसकी सटीक स्थिति और गति का पता लगाते हैं। यह प्रक्रिया एक कंकड़ को एक महाद्वीप के पार फेंकने और यह जानने की कोशिश करने जैसी है कि वह कहां है, और यह सटीक फॉर्म से भविष्यवाणी करना कि वह कहां गिरेगा। कोर्स करेक्शन करने के लिए नेविगेशन टीम छोटे थ्रस्टर्स पर निर्भर करती है। जब उन्हें फायर किया जाता है तो गर्म गैस विपरीत दिशा में एक बल बनाती है। डिलीवर किए गए थ्रस्ट को इंपल्स कहा जाता है। टीम आवश्यक सटीक इंपल्स की गणना करती है और फिर उस इंपल्स को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट थ्रस्टर को एक निश्चित समय के लिए फायर करने का आदेश देती है। यह अंतरिक्ष यान को आकाश में उसके इनविजिबल हाईवे पर वापस धकेलने की एक बहुत ही डेलिकेट प्रक्रिया है, क्योंकि थ्रस्टर्स पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। इंजीनियर एक स्मॉल फोर्सेस फाइल का उपयोग करते हैं। लॉकहीड मार्टिन के ग्राउंड आधारित सॉफ्टवेयर ने जेपीएल के लिए ट्रैजेक्टरी मॉडल में शामिल करने के लिए छोटे छोटे इंपल्स को कंपाइल किया। सिस्टम को एक्यूरेसी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन की चेन में गड़बड़ होने लगी। लॉकहीड मार्टिन ने एक तरह से डेटा जनरेट किया, जेपीएल के सॉफ्टवेयर ने इसे दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन ने फॉर्मेट की पुष्टि नहीं की। दोनों टीमें वास्तव में अलग अलग मैथमेटिकल भाषाएं बोल रही थीं और किसी को पता भी नहीं था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर की असफलता को समझने के लिए हमें पहले उन 2 मापन प्रणालियों को समझना होगा जिनकी वजह से यह भ्रम पैदा हैपेंड। विज्ञान और इंजीनियरिंग में बल को विशिष्ट इकाइयों में मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक मेट्रिक सिस्टम, जिसे नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, बल को न्यूटन में मापता है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक होता है। थ्रस्टर्स के लिए कुल आवेग, मोमेंटम में बदलाव को न्यूटन सेकंड में मापा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लिश या इंपीरियल सिस्टम अभी भी इंजीनियरिंग की कुछ शाखाओं, विशेष फॉर्म से एरोस्पेस में उपयोग किया जाता है। वहां बल पाउंड फोर्स में होता है और आवेग पाउंड सेकंड में होता है। दोनों इकाइयां बल को मापती हैं, लेकिन अलग अलग पैमानों पर वे एक दूसरे के बदले उपयोग नहीं की जा सकती। एक पाउंड फोर्स एक न्यूटन से काफी बड़ा होता है। रूपांतरण सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। एक पाउंड फोर्स लगभग 4.45 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए एक पाउंड सेकंड लगभग 4.45 न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। यदि आप न्यूटन सेकंड की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको पाउंड सेकंड मिलते हैं, तो यदि इसे न्यूटन के फॉर्म में पढ़ा जाए तो मान 4.45 गुना अधिक प्रतीत होता है। इसके विपरीत यदि आप पाउंड की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको न्यूटन मिलते हैं, तो यह 4.45 गुना छोटा प्रतीत होता है। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के मामले में लॉकहीड मार्टिन के सॉफ्टवेयर ने थ्रस्टर आवेग डेटा को पाउंड सेकंड में उत्पन्न किया। यह सॉफ्टवेयर की रिक्वायर 100 में था, लेकिन जेपीएल के नेविगेशन सॉफ्टवेयर ने उन नंबरों का उपयोग ऐसे किया जैसे वे न्यूटन सेकंड हो। तो जब लॉकहीड ने उदाहरण के लिए 1.0 पाउंड सेकंड की रिपोर्ट की, तो जेपीएल ने इसे 1.0 न्यूटन सेकंड के फॉर्म में पढ़ा। चूंकि 1 पाउंड सेकंड 4.45 गुना अधिक मेहनूत होता है, नेविगेशन सॉफ्टवेयर ने उस कारक से प्रत्येक थ्रस्टर फायर के प्रभाव को कम करके आंका। यूनिट्स की असमानता ने एक धीमी क्रमिक त्रुटि पैदा की जो मंगल ग्रह की 9 महीने की यात्रा के दौरान जमा होती रही। हर बार
जब अंतरिक्ष यान ने अपनी थ्रस्टर्स को एक ट्रैजेक्टरी सुधार युद्धाभ्यास के लिए फायर किया तो JPL का नेविगेशन सॉफ्टवेयर परिणामी वेग परिवर्तन को कम करके आंक रहा था। अंतरिक्ष यान को नेविगेटरों के अनुमान से थोड़ा अधिक बल मिल रहा था। नतीजतन प्रत्येक युद्धाभ्यास के साथ ऑर्बिटर अपने नियोजित उड़ान पथ से थोड़ा और भटक गया। 286 दिनों और लाखों मील में छोटे छोटे दैनिक एरोरियां महत्वपूर्ण हो गईं। कोई सोच सकता है कि इतनी लगातार त्रुटि पहले क्यों नहीं पकड़ी गई। नुकसान के बाद की जांच में कई कारण सामने आए। नेविगेशन टीम ने युद्धाभ्यास के बाद विसंगतियों को देखा, लेकिन उन्हें सामान्य विविधताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और मूल कारण की पहचान किए बिना मॉडल को समायोजित किया। टीम पर काम का बोझ ज्यादा था और मिशन नासा की तेज, बेहतर, सस्ता पहल का हिस्सा था। इस वातावरण के कारण पिछली अधिक महंगी मिशनों की तुलना में कम कठोर निगरानी और कम क्रॉस चेक हुए होंगे। शुरू से अंत तक प्रक्षेप वक्र गणनाओं को सत्यापित करने के लिए कोई समर्पित स्वतंत्र टीम नहीं थी। छोटी ताकतों के डेटा को एक साधारण यूनिट चेक के बिना स्वीकार कर लिया गया था। यह अनुमान का एक क्लासिक मामला था। अंतिम प्रक्षेप वक्र सुधार युद्धाभ्यास TCM-4 15 सितंबर 1999 को आगमन से 8 दिन पहले दृष्टिकोण को ठीक करने का अंतिम अवसर था। तब तक संचित त्रुटि काफी थी, लेकिन मॉडल अभी भी एक सुरक्षित प्रक्षेप वक्र का संकेत दे रहे थे। उनका मानना था कि अंतरिक्ष यान सतह से लगभग 226 किलोमीटर 140 मील ऊपर से गुजरेगा। ऑर्बिटल इंसर्शन के लिए एक सुरक्षित ऊंचाई 23 सितंबर 1999 को मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। JPL की फ्लाइट कंट्रोल टीम मार्स ऑन ऑर्बिट इंसर्शन के लिए तैयार थी। प्लान यह था कि स्पेसक्राफ्ट 16 मिनट और 23 सेकंड के लिए अपना मेन इंजन चलाएगा। यह बर्न ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की ग्रेविटी से कैप्चर होने और एक लंबी अंडाकार ऑर्बिट में एंटर करने के लिए धीमा कर देगा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मंगल के पीछे से गुजरा, रेडियो सिग्नल का एक प्लान्ड लॉस शुरू हो गया। टीम को बर्न के तुरंत बाद कांटेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रैजेक्टरी इसे प्लान से बहुत नीचे ले गई। नेविगेशन ने सतह से लगभग 140 से 150 किलोमीटर, लगभग 87 से 93 मील की क्लोजेस्ट अप्रोच की भविष्यवाणी की थी। हालांकि यूनिट कन्वर्जन में कंफ्यूजन के कारण जमा हुई एरर की वजह से स्पेसक्राफ्ट वास्तव में सिर्फ 57 किलोमीटर, लगभग 35 मील की ओर जा रहा था। यह मंगल के एटमॉस्फेयर की अबवी लेयर्स में बहुत प्रोफाउंडाई में था। लगभग 5.5 किलोमीटर प्रति सेकंड 1 से 1000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हुए एरोडायनामिक फोर्सेस और हीटिंग बहुत बढ़ गए। नाजुक स्पेसक्राफ्ट अपने बड़े सोलर पैनल और नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ऐसे स्ट्रेस के लिए हीट शील्ड और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से रहित था। एटमॉस्फेरिक फोर्सेस ने इसे तोड़ दिया। तीव्र गर्मी ने टुकड़ों को जला दिया। पृथ्वी पर वापस मिनट बीतते गए। ऑस्पेक्टेड इमरजेंसी और रेडियो कांटेक्ट आया और चला गया। डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना ने एक सिग्नल सुना जो कभी नहीं आया। शुरू में उम्मीद थी शायद एंटीना का अराउंडेंटेशन, लेकिन सिग्नल के बिना घंटे बीत गए और एक गंभीर एहसास हैपेंड। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर गायब हो गया था। यह ऑर्बिट में एंटर नहीं हुआ था। इसके बजाय इसे उसी एटमॉस्फेयर में एक जलता हुआ अंत मिला जिसे स्टडी करने के लिए भेजा गया था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर का नुकसान नासा के लिए एक चौंकाने वाली और बहुत शर्मनाक फेल्डता थी। कुल लागत 1999 में $327 मिलियन पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जो आज $600 मिलियन से अधिक के बराबर है। इसने न केवल हार्डवेयर का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि सैकड़ों साइंटिफिकों और इंजीनियरों के वर्षों के समर्पित काम का भी। फाइनेंसीय पहलुओं से परे, यह एजेंसी की प्रतिष्ठा और मंगल अन्वेषण की गति के लिए एक झटका था। मार्स पोलर लैंडर के लिए इसका रिले फंक्शन खो गया। लैंडर खुद बाद में असंबंधित रीजनों से फेल हो जाएगा। नासा ने आर्थर स्टीफेंसन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र जांच बोर्ड का गठन किया। स्पेसिफिकेशंस, डेटा इंटरचेंज
और कम्युनिकेशंस की समीक्षा करने पर उन्होंने इकाइयों की घातक बेमेलता का पता लगाया। नवंबर 1999 में अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट फॉर्म से कहा गया, इसका मुख्य कारण एक ग्राउंड आधारित सॉफ्टवेयर फाइल को एनकोड करते समय मीट्रिक इकाइयों का उपयोग करने में फेल्डता थी। डेटा को न्यूटन सेकंड में आवश्यक था, लेकिन पाउंड सेकंड में प्रदान किया गया था। बोर्ड ने गहरी समस्याओं का हवाला दिया, अपर्याप्त प्रशिक्षण, जेपीएल और लॉकहीड मार्टिन के बीच खराब संचार, अपर्याप्त सुपरविजन। नासा ने व्यापक बदलाव लागू किए, जिसमें जोखिम प्रबंधन, स्वतंत्र सत्यापन और स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल पर जोर दिया गया। सॉफ्टवेयर और डेटा इंटरफेस का कठोर परीक्षण किया जाएगा। तेज, बेहतर, सस्ता के दर्शन का एक नई समझ के साथ पुनर्मूल्यांकन किया गया। सत्यापन और परीक्षण पर खर्च में कटौती करना एक झूठी अर्थव्यवस्था है। यह नुकसान विवरण पर ध्यान देने में एक शक्तिशाली और महंगा सबक बन गया। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर हमेशा के लिए खो गया। यह 23 सितंबर 1999 को मंगल ग्रह के वायुमंडल में जल गया या वायुगतिकीय बलों द्वारा टूट गया। इसके टुकड़े शायद मंगल के उत्तरी मैदानों में बिखर गए, एक ऐसे मिशन के शांत अवशेष जिसने कभी अपना वैज्ञानिक काम शुरू ही नहीं किया। यह मिशन पूरी तरह विफल रहा। यह अपने किसी भी वैज्ञानिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया और इसका रिले फंक्शन पूरा नहीं हो सका। अंतिम सबक सरल लेकिन गहरा है। इंजीनियरिंग और विज्ञान में अनुमान खतरनाक होते हैं। जेपीएल टीम ने मान लिया कि लॉकहीड मार्टिन का डेटा मीट्रिक इकाइयों में था। लॉकहीड मार्टिन ने मान लिया कि उनका डेटा सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। किसी भी टीम ने इस मूलभूत धारणा की जांच नहीं की। कई समूहों वाले जटिल सिस्टम में स्पष्ट संचार और कठोर सत्यापन वैकल्पिक नहीं है, वे सफलता की फाउंडेशन है। छोटी से छोटी बात, जैसे कि मेजरमेंट की एक इकाई, पूरे प्रोजेक्ट को बाधित कर सकती है। यह घटना अब दुनिया भर के इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में एक क्लासिक केस स्टडी है। मानवीय त्रुटि अपरिहार्य है। सिस्टम को चेकलिस्ट, स्वतंत्र समीक्षा, एंड टू एंड टेस्टिंग और स्पष्ट इंटरफेस एग्रीमेंट के साथ एरोरियों को पकड़ना चाहिए। ये सुरक्षा जाल है जो आपदा को रोकते हैं। ऑर्बिटर किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण नहीं खोया, बल्कि इसलिए कि नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली मौजूद नहीं थी। कहानी दूसरे ग्रह के डेटा के साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है जो हम बनाते और रचते हैं। सॉफ्टवेयर में, वित्त में, बुनियादी ढांचे में, हमारे अपने कितने जटिल सिस्टम अनकहे असम्पशंसों पर निर्भर करते हैं। कितने यूनिट कन्वर्जन एरर निष्क्रिय पड़े हैं, एक फेल्डता का कारण बनने का इंतजार कर रहे हैं। एक सरल सबक, प्रगति के लिए केवल नवाचार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए सबसे छोटे डिटेल्सों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो सफलता या फेल्डता का निर्धारण करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारी अगली अद्भुत वीडियो के लिए सदस्यता लें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।